हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिगम, यानी कि लर्निंग। जिसका नाम है लर्निंग एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, लर्निंग को। अगर हम बात करें टॉपिक लर्निंग में, तो लर्निंग में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिक जो हमारा है लर्निंग को अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सीखना, या फिर मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे अधिगम कहते हैं। तो सीखना क्या है, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आपके बिहेवियर में जो कुछ चेंज आएगा उसको हम लोग लर्निंग कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन ये हो जाएगी, अभ्यास, प्रशिक्षण या फिर अनुभव के कारण व्यवहार में जो कुछ स्थायी परिवर्तन आएगा उसको हम लोग अधिगम कह देंगे। अगर अधिगम स्थायी नहीं है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकडूगल ने 1905 में अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। अगर हम बात करें व्यवहार शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो मैकडूगल ने किया था, अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। अगर बात करें व्यवहारवाद के जनक, तो सभी को पता है जॉन वॉटसन थे, जेबी वॉटसन यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन थे। लेकिन अगर हम बात करें अधिगम क्या था, तो अधिगम था प्रशिक्षण, अभ्यास या फिर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिपक्वता, बीमारी, थकान या मादक पदार्थों, या तो फिर कहें हम, जैसे मान लीजिए आपने कोई शराब पी रखी है, या फिर आप बीमार हैं, या फिर आप थके हुए हैं, या फिर आपका दिमाग सही नहीं है, संवेगात्मक अस्थिरता है, तो इन सभी के कारण अगर आपके बिहेवियर में कोई चेंज आता है तो उसे अधिगम नहीं कहेंगे। ये पॉइंट सभी याद रखेंगे। और अगर अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा तो उसे अधिगम कहेंगे। हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस अधिगम की। क्रो ने कहा है, भाई आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो की डेफिनेशन से हम 3 बातें याद रखेंगे, 3 शब्द, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। बात करें गिलफोर्ड ने क्या बोला, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। यानी मान लीजिए आपने किसी से गुड मॉर्निंग बोला तो उसने भी आपको रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, या फिर तो हम कहें आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसने भी आपको थप्पड़ मारा। ऐसा गिलफोर्ड कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो लर्निंग कहलाएगा। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ की परिभाषा देख लेते हैं जरा। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नई नई चीज़ों का क्या करना, अर्जन करना, एक्वायर करना, नई नई चीज़ों को अर्जित करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, वुडवर्थ ने बोला। स्किनर के देख लेते हैं, सभी का याद रखना। क्रो ने 3 शब्द बोले, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। गिलफोर्ड ने क्या बोला, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो चेंजेस आएंगे वो अधिगम। वुडवर्थ ने बोला भाई नवीन ज्ञान का अर्जन करना लर्निंग है। स्किनर क्या कहते हैं, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, इसमें इंपॉर्टेंट है स्किनर की डेफिनेशन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी एक के बाद एक अनुकूलन हो पाए, भाई सामंजस्य से बैठा पाए, हम अपने को ढाल पाए, ये होता है अधिगम स्किनर के अनुसार। अब अधिगम के अगर प्रकार देखें, अधिगम 3 प्रकार का होगा। पहला शाब्दिक होगा, दूसरा क्रियात्मक या गामक होगा, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात समस्या समाधान अधिगम होगा। अगर हम बात करें पहला प्रकार है जो अधिगम का, शाब्दिक अधिगम, तो शाब्दिक अधिगम किसे कहेंगे, शाब्दिक अधिगम देख लेते हैं। शाब्दिक अधिगम में मान लीजिए आपका आ जाएगा, जैसे आप भाषा का बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, या तो भाषा संबंधी आप सीख पा रहे हैं, बहुत सारी भाषा, मातृभाषा का यूज़ कर पा रहे हैं, अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं, किसी घटना, तथ्य या फिर किसी के विचारों को एज इट इज़ ना व्यक्त करके अपने शब्दों में आप यूज़ कर पा रहे हैं। भाषा की तोड़ मोड़, या फिर भाषा के नियमों का ज्ञान, या फिर भाषा के सही रूप का ज्ञान, या फिर तो कहें भाषा का प्रभावशील तरीके से यूज़ कर पाना, ये सभी किस में चला जाएगा, शाब्दिक अधिगम में चला जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे क्रियात्मक अथवा गामक अधिगम की, तो मान लीजिए साइकिल चलाना हुआ, हवाई जहाज चलाना हुआ, जहाज चलाना हुआ, नाचना हुआ, नृत्य करना हुआ, व्यायाम करना, सारी शारीरिक क्रियाएं, मेहंदी लगाना हुआ, ड्राइंग करना हुआ, सारी शारीरिक क्रियाएं, घुड़सवारी हुआ, कुछ भी शारीरिक क्रियाएं, किसी मशीनों को चलाना हुआ, किसी यंत्र को चलाना हुआ, ये सभी हमारा किस में चला जाएगा, ये सभी एक प्रकार का अधिगम होता है जिसका नाम है क्रियात्मक अथवा गामक। आप नाम से सुन पा रहे हैं गामक, गामक मीन्स होता है फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक बात हुई। थर्ड का देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी भी समस्या का आप हल कर पाएँ,
ज्ञानी की हायरार्की की अगर हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च उच्च टाइप का जो अधिगम है, उच्च स्तर का अधिगम, वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम है। इसमें क्या है, किसी भी घटना, कोई भी समस्या आ जाए उसकी व्याख्या कर पाएँ, उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल पाएँ, उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएँ, या फिर तो हम कहें ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि बहुत सारी दिशाओं में अपना दिमाग चला पाएँ, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स क्रिएट कर पाएँ, ये सब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ किसी परिस्थिति में, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं अधिगम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक अधिगम क्या है? सकारात्मक होना चाहिए, परिवर्तन तो होगा, या फिर परिमार्जन मीन्स सुधार भी होगा। दूसरी चीज़ है जीवन पर्यंत चलता है, लर्निंग ऐसा नहीं है आपने 4 किताबें सीख ली सॉरी, या फिर 4 गणित की किताबें आपने पढ़ ली, 2 हिंदी की किताबें पढ़ ली तो आप बहुत बड़े ज्ञाता बन गए, ऐसा नहीं है। इसका क्षेत्र जीवन भर चलता है। आप क्लास के अंदर भी, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, हर जगह पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तीसरी विशेषता है भाई सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं है कि 2+2 भारत में 4 होंगे और आप अमेरिका में चले जाओ तो 2+2 आपके 8 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्रियाशीलता, एक्टिवनेस रहेगी। मतलब वही बात है, सोएगा तो क्या सीखेगा? जगेगा, कुछ हाथ पैर चलाएगा तो कुछ सीखेगा। तो वही चीज़ कह रहा, व्यक्तिगत भी होगा, सामाजिक भी होगा, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रतिफल है भाई। अनुभव लोगे, एक्सपीरियंस से सीखोगे, प्रशिक्षण से सीखोगे, अभ्यास से सीखोगे, तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीखना आयु, लिंग भेद, जाति, रंग भेद आदि से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कोई काला है तो वो सीख नहीं पाएगा, या फिर कोई गोरा है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, या फिर तो कहें कोई लड़का है तो वो सीख पाएगा, लड़की नहीं सीख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सीख पाएंगे, सभी के अंदर बुद्धि है, सभी के अंदर दिमाग है, सभी के अंदर क्षमताएं भगवान ने दी हैं। नेक्स्ट स्टेप, विवेकपूर्ण, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक, ये सभी चीज़ें अधिगम से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, मूल प्रवृत्तियों, इंपॉर्टेंट है, प्रतिक्षेप यानी जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं अनैच्छिक क्रियाओं या फिर आपकी जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण अगर आप व्यवहार में आपके कोई चेंजेस आ रहा तो वो अधिगम कभी नहीं होगा। ये सब लोग बिल्कुल याद रखेंगे, वो अधिगम नहीं होगा जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ, व्यवहार या फिर जन्मजात प्रवृत्तियाँ या फिर आपकी अनैच्छिक क्रियाओं के कारण आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा, उसे अधिगम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ें आपने कर ली, कुछ 2-4 बातें कर ली, वो अधिगम हो गया, ऐसा नहीं है। फालतू की चीज़ें अधिगम में शामिल नहीं होंगी, लक्ष्य होगा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम व्यवहार के तीनों पक्षों, बिल्कुल सही है। अधिगम होता आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ज्ञानात्मक पक्ष भी स्ट्रांग होगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका। दूसरा पॉइंट आपका, इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा क्योंकि आपको अच्छे बुरे की समझ आ जाएगी। तीसरा, आप उस चीज़ को प्ले कर पाओगे, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में यूज़ भी कर पाओगे, क्रियात्मक होगा। तो तीनों पक्षों को परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा या फिर उनमें सुधार करेगा अधिगम, ठीक है। तो ये बात हुई, चलो आगे देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। कारक क्या रहेंगे? एक तो संज्ञानात्मक कारक रहेंगे, भाई किसी का IQ कम है तो वो कम सीख पाएगा, या फिर तो कहें हम कोई मंदबुद्धि बालक है, या फिर तो कहें कोई भाई किसी बच्चे का सीखने का थोड़ा स्लो बालक है, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो बच्चे का अधिगम को प्रभावित करेंगी। दूसरा, परिपक्वता, छोटे बच्चे को आप 2 साल के बच्चे को आप निबंध लिखना सिखाएं, 1 साल के बच्चे को तो वो नहीं कर पाएगा, है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी इफेक्ट करेगा। यौन भेद देख लीजिए जरा, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप आ जाता है, एक लिंग पूर्वाग्रह, जो कि बिल्कुल गलत है। इस पॉइंट को जरा समझ लें सभी लोग। यौन भेद कैसे, मतलब लिंग भेद कैसे अधिगम को प्रभावित करता है? यद्यपि बौद्धिक क्षमता के में बालक और बालिकाएं समान होते हैं, किंतु उनकी रुचियां, योग्यताएं, क्षमता व एकाग्रता में अंतर होता है, इसलिए उनके सीखने में भी क्या होता है? अंतर होता है। इसलिए उनके सीखने में भी क्या होता है? सीखने की गति में अंतर होता है। जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेंगे, लड़कियों में अर्थात परिस्थितियों में लड़कियां, कुछ परिस्थितियों में लड़कियां अच्छा सीख जाती हैं, जल्दी सीख जाती हैं, कुछ परिस्थितियों में लड़के जल्दी सीख जाते हैं, लड़के जल्दी पारंगत हो जाते हैं, कहें तो हम दक्ष हो जाते हैं। तो सीखने की गति में अंतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चे, लड़के में ज़्यादा दिमाग है, लड़कियों में कम दिमाग है, लड़के के हाथ पैर ज़्यादा ये हैं वो हैं, ये सब कोई अंतर ऐसा कुछ नहीं है। बस यही अंतर है कि भाई गति में अंतर होता है, इंटरेस्ट में अंतर होता है। आयु इफेक्ट करेगी। 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, कहें अगर हम प्याजे के अनुसार पूर्व जो आपकी गामक संक्रियात्मक, सॉरी कौन सी है, सेंसरी स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था है, उसमें आप चाहें तो फॉर्मल, ऑपरेशनल, अनौपचारिक अवस्था की चीज़ें सिखाने लगें, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग करवाने लगे, आप निगमन करवाने लगे, अमूर्त तर्क करवाने लगे, तो ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ये फर्क करता है, मतलब प्रभावित करता है। अध्यापक, बिल्कुल बस सही है। अध्यापक अगर टीचर का पढ़ाने का मन नहीं है तो बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, नहीं टीचर मतलब
बच्चा कितना भी रेडी हो तो अधिगम को प्रभावित करेगा। टीचर मजाक के मूड से आया है, या फिर तो कहें हम हंसी मजाक गाना अंत्याक्षरी के मूड से आया है, तो फिर पढ़ाई क्या करवाएगा। शारीरिक चीज़ें भी, स्वास्थ्य भी, कभी आपका मन नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो अधिगम प्रभावित होगा। दूसरा, वातावरण बिल्कुल सही है। अगर आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो आप अधिगम ढंग से नहीं कर पाएंगे। परिवार भी आपका, विद्यालय भी, विद्यालय केवल निजी के लिए अगर चल रहा है तो वो अधिगम को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेगा, ऐसे में अधिगम प्रभावित होगा। समाज भी अधिगम को प्रभावित करेगा। समाज कैसे करेगा भाई, मान लीजिए समाज में लड़कियों का पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लड़कियां मतलब लड़कियों का अधिगम प्रभावित होगा, क्योंकि समाज उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अधिगम की इच्छा बिल्कुल सही है भाई, रेडी नहीं हो आपको तो कौन पढ़ा पाएगा। इच्छा नहीं है अगर आपकी, रुचि भी, इंटरेस्ट नहीं है अगर आपका, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। मोटिवेट नहीं है तो भी नहीं। पुरस्कार और दंड भी प्रभावित करता है। थकान, अभ्यास, ये सभी चीज़ें आपकी अधिगम को प्रभावित करेंगी डायरेक्टली। चलो यहाँ से देखिए, अधिगम के कुछ नियम है। सभी को पता है भाई, थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के 3 नियम दिए थे। प्रमुख जो नियम थे, कुल मिला के 8 टोटल नियम थे। अगर हम बात करें तो इन्होंने अधिगम के जो मुख्य नियम है, प्राइमरी लॉज हैं, वो 3 दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अगर हम बात करें, कुछ 3 गौण नियम दिए थे। कौन कौन से रहेंगे ये भी हम लोग देख लेंगे। गौण नियम है जैसे कि आपके 5 नियम है। एक तो आपका रहेगा क्या, 5 गौण नियम दिए थे। मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का, सादृश्यता का और संबंध परिवर्तन का नियम। अब हम लोग एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला नियम है हमारा तत्परता का नियम। अगर तत्परता का नियम हम लोग देखें यहाँ पर, तो तत्परता का नियम कहता है भाई, जब तक बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है तब तक कोई भी आ जाए, विद्वान भी आ जाए, उसे सिखा नहीं सकता। बच्चे के सामने शिक्षक व साधन सब क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। सब कुछ रख दो, आप जबरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ा सकते जब तक वो सीखने के लिए तत्पर या फिर तैयार नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है भाई, आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ ली, विस्मृति का शिकार ना हो भाई, भूल का शिकार ना हो, इसलिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, बार बार पुनरावृत्ति, रिवीजन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि क्या रहे, वो स्थायी बनी रहे। क्या रहे, स्थायी रहे। और इसको हम लोग नवीनता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंतर्गत 2 आ जाएंगे। एक तो आपका उपयोग, दूसरा अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम कहता है भाई, जिन क्रियाओं को, जिन वस्तु को हम बार बार यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, तो रोटी तो आप रोज बनाते हैं, तो आप कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उपयोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो बार बार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो नहीं भूलेंगे। दूसरा, अनुप्रयोग का नियम कहता है भाई, जो चीज़ आप बार बार नहीं करेंगे, जो आप कभी कभी करेंगे, वो आप जरूर भूल जाएंगे, उसे करने में आपको कठिनाई होगी। अभ्यास के नियम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका रहेगा कौन सा, पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तीसरा देख लीजिए प्रभाव का। प्रभाव का नियम कहता है भाई, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपकी भूख शांत नहीं होगी, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, तो आप दोबारा खाना नहीं बनाएंगे। अगर हम कहें कि भाई हम पढ़ रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं, हमारा मन नहीं लगेगा, है ना। तो इसको कहेंगे संतोष या असंतोष, या फिर आनंद का नियम भी कहेंगे। ये इसके उपनाम भी हैं। प्रभाव पड़ेगा किसी चीज़ का, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फ़ायदा होगा, लाभ होगा, तभी हम उस चीज़ को दोबारा करेंगे। ये हो गया प्रभाव का नियम। नेक्स्ट, गौर नियम देख लीजिए ज़रा। पहला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है भाई, जैसा आप अपना दिमाग की सोच बना लोगे वैसे ही आप करोगे। एक कहावत है कि भाई, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आप अपने मान लिया कि भाई हम तो हारे हुए हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, ऐसा काम हमारे बस की है ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप उसको कभी, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये नियम कहता है लॉ ऑफ मेंटल सेट, जैसा आप अपना दिमाग की सोच बना लोगे वैसा ही आपका काम होगा। जैसे मान लीजिए व्यक्ति उसी कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है जिससे वह मन, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ करता है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये कहता है भाई, कोई भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लो, विभाजित कर लो। क्या कर लो, छोटे छोटे भागों में बांट कर करने से सफलता अधिक मिलती है। कहता है छोटे छोटे भागों में बांट कर कोई काम करने से सफलता अधिक मिलती है। इससे व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त तत्वों को पहचान कर सीखने का प्रयास करता है। मतलब आपने चीज़ों को छोटे छोटे तत्वों में बांट लिया और फिर आप क्या कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त तत्वों को पहचान कर उसी को, जैसे मान लीजिए जिस इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो इसको ज़्यादा हम ध्यान देंगे, इसको ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। ये क्या कहता है, इसे आत्मीयकरण का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे सभी। इसे कहते हैं आत्मीयकरण का नियम। आत्मीयकरण का नियम कहते हैं
लॉ ऑफ एनालॉजी, इसके अंतर कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए कार्य में मिला लिए। मैं मान लीजिए साइकिल चलाना सीखा हमने, अब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो हमें ब्रेक लगाना आ गया, या फिर तो कहें हमें बैलेंस बनाना आ गया, या फिर तो कहें हमें साधना आ गया, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, कम से कम डर तो खत्म हुआ, कुछ चीज़ें हमने सीख ली, साइकिल चलाने का हमारा कुछ ज्ञान गाड़ी चलाने में हेल्प कर रहा है, इसे कहेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमने 2+2 4, 2+2 यहाँ पे सीखा था 4, और 2 का भाग देंगे अगर हम यहाँ पे 4 पे, तो यहाँ आंसर आ रहा था 2। अब हमसे कोई कह दे भाई बोर्ड मास सॉल्व करो, तो ये चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी उसमें, है ना, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पे हेल्प करेंगी, तो इसे कहेंगे हम सादृश्यता का नियम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संबंधित परिवर्तन का नियम। देख लो जरा, संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम क्या कहता है? संबंधित परिवर्तन का नियम कहता है, ये नियम कहता है आपसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्या कहता है? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहता है आपसे, इस नियम के अनुसार क्रिया तो वही की जाती है पर परिस्थितियां बदल दी जाती हैं, इसे सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम। इसमें क्या रहेगा, क्रिया तो वही की जाएगी, मतलब मान लीजिए आप रोटी तो बना रहे हैं, आज आपको भूख लग रही है इसलिए आप रोटी बना रहे हैं, लेकिन कल आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं इसलिए आप रोटी बना रहे हो, तो क्रिया तो आप वही करोगे, लेकिन क्या कर दिया जाएगा, क्रिया तो वही की जाती है तथा परिस्थितियां बदल दी जाती हैं। सिचुएशन ये है कि भाई आज आप अपने गेस्ट आए हैं, आपके रिश्तेदार आए, उनके लिए रोटी बना रहे हो, लेकिन आप काम तो क्रिया तो वही कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे थे कल, आज आप अपने गेस्ट के लिए बना रहे हो। तो ये हुआ आपके 5 कुछ मैंने गौण नियम बताए हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको 3 मुख्य नियम बताए हैं थॉर्नडाइक के। हालांकि थॉर्नडाइक की वीडियो सेपरेट भी पड़ी हुई है, चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया अधिगम को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक भी डिस्कस करे हमने। इसके साथ ही साथ हमने देखा है भाई कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, ये भी हमने देखा। और अगर हम बात करें अधिगम के प्रकार, तो ये सभी आप समझ जाएंगे। अधिगम के 3 प्रकार हैं, ये भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ये डेफिनेशंस हैं। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था आज की क्लास में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।